वेलकम बैक सभी बच्चों का स्टडी रूम में। सभी 10वीं कक्षा के बच्चे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में हम चौथे अध्याय पर आ गए थे अर्थशास्त्र के, जिसका नाम था ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, यानी कि वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके पिछले भाग में हमने क्या कुछ पढ़ा था? इसके पिछले भाग में हमने देखा था कि पहले क्या सिनेरियो था देशों के बीच। पहले सिर्फ व्यापार होता था, फिर विभिन्न-विभिन्न देशों में उत्पादन होने लगा, तो और आगे अर्थव्यवस्थाएं देशों की आपस में जुड़ी। वैश्वीकरण को हमने देखा, वैश्वीकरण को हमने समझा। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो निवेश करती हैं देशों में, वो किस हिसाब से निवेश करती हैं, क्या-क्या देखते हुए निवेश करती हैं, ये सब हमने देखा। और इस दूसरे भाग में, भाग 2 में आज हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे वैश्वीकरण को संभव करने वाले कारक। इस सेंटेंस का क्या अर्थ है? इस सेंटेंस का अर्थ ये है कि वैश्वीकरण होता तो है, वैश्वीकरण किन-किन प्रकार से होता है वो हमने देख लिया कि जो स्थानीय कंपनियां हैं उनका अधिग्रहण करके, या उनके साथ कोलैबोरेट करके, या फिर जो छोटे-छोटे लेवल के उत्पादक हैं उनसे अपना प्रोडक्ट उत्पादित करा के, ऐसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण को बढ़ावा देती हैं। लेकिन वैश्वीकरण संभव कैसे होता है कि भाई इतनी दूर से बैठा आदमी, यूएसए में बैठा आदमी हमारे भारत में फैक्ट्री लगा दे? ऐसे क्या-क्या कारक हैं, ऐसे क्या का कारक हैं जो उसे ये करने को अलाउ करते हैं, या फिर जो उसे ये करने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं? उन्हें हम क्या बोलेंगे? वैश्वीकरण को संभव करने वाले कारक उन्हें कहा जाएगा, जिन्हें हम आइए देखते हैं। इस वीडियो में आपने देखा, इस वीडियो में आपने क्या देखा कि वैश्वीकरण किस हिसाब से होता है। वैश्वीकरण, यहाँ से वहाँ कंटेनर्स ट्रांसफर किए जाते हैं, यहाँ से वहाँ चीजें ट्रांसफर की जाती हैं, ये सब वैश्वीकरण में होता है। के कंटेनर्स में रख-रख के सामान एक देश से दूसरे देश, और ग्लोबलाइजेशन के बारे में ये वीडियो थी। तो आइए देखते हैं कि वैश्वीकरण असल में है क्या? वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण देशों के बीच एक तीव्र एकीकरण है, रैपिड इंटीग्रेशन है। पिछले भाग में हमने बाजार के इंटीग्रेशन के बारे में देखा था कि 2 दूर देश के बाजार आपस में इंटीग्रेट हो गए, उनका एकीकरण हो गया। तो इसी प्रकार से वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण देशों का एकीकरण है, देशों का आपस में इंटीग्रेट होना है, या आपस में संबंध है, उसका इंटरकनेक्शन की प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा रोल किसका होता है? एमएनसीज का, या बहुराष्ट्रीय कंपनियों का। ये आपको मुश्किल लग रहा होगा, ये मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। इस पाठ की शुरुआत करने से पहले हमने क्या देखा था? हमने क्या डिस्कस किया था कि आज से 30 साल पहले, आज से 3 दशक पहले भारत के बाजारों में उतने ऑप्शंस नहीं थे जितने आज के समय में हैं। जितने आज के समय में, पहले सिर्फ फिएट और एम्बेसडर गाड़ियां दौड़ती थी, और आज इतनी गाड़ियां हैं जिसकी हमें गिनती नहीं है। तो क्या ये सब गाड़ियां भारत की हैं? नहीं, ये सब गाड़ियां वैश्वीकरण हो के, देशों का आपस में इंटरकनेक्शन हो के ये गाड़ियां यहाँ तक पहुंची हैं। उस इंटरकनेक्शन में, उस अंतर संबंध में सबसे ज्यादा रोल किसका रहा है? आपकी एमएनसीज का, या फिर आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज का सबसे ज्यादा रोल रहा है। मल्टीनेशनल कंपनीज ने क्या किया है? मल्टीनेशनल कंपनीज ने उत्पादन अपना फैलाया है। एक देश में उत्पादन ना करके भिन्न-भिन्न देशों तक वो गए हैं। भिन्न-भिन्न देशों में जाकर कहीं पर कुछ मैन्युफैक्चर करके, कहीं पर कुछ मैन्युफैक्चर करके, जिस देश में उन्हें सस्ता पड़ रहा है, उसमें वो चीजें उत्पादित करके उनको जोड़कर पूरे विश्व में फैलाया है। तो ये क्या है? ये अंतर संबंध हो गया। अब चाइना का और भारत का भले ही पास-पास है, लेकिन कोई लेना-देना नहीं था। लेकिन जब भारत में चाइना से खिलौने आने लगे, या भारत से चाइना में इस्पात जाने लगा, तो उनके बीच में एक संबंध, एक अंतर संबंध स्थापित हुआ, एक इंटरकनेक्शन स्थापित हुआ, और उनके बाजारों का एकीकरण हुआ। बड़ी ही जल्दी-जल्दी बाजारों का एकीकरण हुआ। ये प्रक्रिया किसकी है? ग्लोबलाइजेशन की है। यह वैश्वीकरण की प्रक्रिया है। और कंफ्यूज ना हो, ये ग्लोबलाइजेशन की और बहुत सारी परिभाषाएं हो सकते हैं, लेकिन इस भाग में हम क्या देख रहे हैं? हम अर्थशास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण
फॉरेन निवेश जो है, विदेश का निवेश, वो वैश्वीकरण का हिस्सा है। विदेशों की चीजों का उत्पादन दूसरे देशों में, वो वैश्वीकरण का हिस्सा है। वैश्वीकरण बहुत सारी चीजों से इसी प्रकार से होता है। अब ये बोलते हैं कि वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका है? वही भूमिका है जो अभी पीछे मैंने डिस्कस की कि वो उत्पादन, आदान-प्रदान, व्यापार, निर्यात, आयात ये सब कराती हैं दूर-दूर स्थित देशों में, इसलिए उनकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बहुत ज़्यादा भूमिका है। वह कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा देशों को परस्पर संबंधित किया जा सकता है? कैसे-कैसे उन्हें जोड़ा जा सकता है? उन्हें व्यापार के तरीके से जोड़ा जा सकता है, उन्हें टूरिज्म के तरीके से, पर्यटन के तरीके से जोड़ा जा सकता है, उन्हें बाजार के एकाकरण के तरीके से जोड़ा जा सकता है, उन्हें उत्पादन के तरीके से जोड़ा जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम विभिन्न-विभिन्न देशों को जोड़ सकते हैं या संबंधित कर सकते हैं। ये बोल रहे हैं देशों को जोड़ने से वैश्वीकरण के क्या परिणाम होंगे? वैश्वीकरण के परिणाम उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा कम होगी नहीं, दूसरा प्रोडक्ट आएगा तो सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होगी। उन्हें ना सिर्फ अपने आस-पास के लोगों से कम्पीट करना है, उन्हें बाहर से आए देशों से भी कम्पीट करना है, तो इसका उत्तर ख है। अब ये इस भाग को हमने कैसे शुरू किया था? हमें क्या देखने थे? कारक। ऐसे क्या कारक हैं जो वैश्वीकरण की होने में मदद करते हैं? वैश्वीकरण से संबंधित कारक क्या हैं? सबसे पहला कारक है परिवहन प्रौद्योगिकी में प्रगति और दूसरा कारण है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का विकास। परिवहन प्रौद्योगिकी क्या है? ये इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्टेशन की जो इंडस्ट्री है, परिवहन की जो इंडस्ट्री है, उसका निरंतर विकास हो रहा है। वो परिवहन सस्ता हो रहा है और छोटे-छोटे कंटेनर्स में सामान भर के अब ले जाया जाने लगा है, पानी के रास्ते से, हवा के रास्ते से, जिससे वैश्वीकरण को और बढ़ावा मिल रहा है। बढ़ावा कैसे मिल रहा है? जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल बताया था कि कुछ पुर्ज़े चीन में और भारत में मैन्युफैक्चर होते हैं। उन पुर्ज़ों को यदि परिवहन प्रौद्योगिकी अगर समक्ष हो ये करने में उनका यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्टेशन करने में, तो परिवहन प्रौद्योगिकी किसको प्रमोट करेगी? किसे बढ़ावा देगी? वो वैश्वीकरण को बढ़ावा देगी क्योंकि जब ट्रांसपोर्टेशन परिवहन आसान होगा, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां सोचेंगी कि अरे परिवहन सस्ता है, परिवहन आसान है, परिवहन से हमारे सामान को भी कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है, तो हम आसानी से अपना सामान इधर-उधर उत्पादित कर सकते हैं और उससे क्या होता है? उससे वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलता है। ये हो गया एक कारक। अब दूसरा कारक क्या है? दूसरा कारक है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का विकास। कौन सी इंडस्ट्री का? कम्युनिकेशन इंडस्ट्री का विकास। इंटरनेट की दुनिया आज इतनी विस्तारित हो गई है, इस पड़ाव पे हम लोग पहुंच गए हैं कि हम आसानी से क्या कर सकते हैं? हम आसानी से इतनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन मिनटों के अंदर, सूचना मिनटों के अंदर एक देश से दूसरे देश तक पहुंचा सकते हैं। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का विकास इस कदर हो गया है। इससे क्या फायदा होगा? इससे मैं एग्जांपल देकर आपको समझाती हूँ क्या फायदा होगा। लंदन है और हमारी दिल्ली है। तो लंदन के लोग एक पुस्तिका पढ़ना पसंद करते हैं। उस पुस्तिका में क्या-क्या छपेगा? ये इंटरनेट के ज़रिए लंदन से दिल्ली आ जाता है और दिल्ली में उस पुस्तिका का डिज़ाइन तैयार हो जाता है। डिज़ाइन तैयार करनाने के बाद वो पुस्तिका या पत्रिका प्रिंट करा ली जाती है। प्रिंट करने के बाद उसको हवाई जहाज़ के माध्यम से वापस लंदन भेज दिया जाता है। यहाँ तक कि जो पेमेंट होती है दिल्ली लोगों को लंदन से जो पैसे मिलने होते हैं, वो भी नेट बैंकिंग के ज़रिए ऑनलाइन सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कारण हो जाते हैं। इससे क्या हुआ? ना लंदन के एक भी अधिकारी को दिल्ली आना पड़ा, ना दिल्ली के एक भी अधिकारी को लंदन जाना पड़ा। आसानी से आदान-प्रदान किसका हो गया? सूचना का हो गया और पैसों का लेन-देन भी हो गया। ये सब किससे संभव हुआ? हमारी प्रोग्रेस जो हुई है सूचना और संचार
प्रौद्योगिकी में, उसकी वजह से आजकल जो वर्क फ्रॉम होम हमारे समय में हो रहा है कोविड की वजह से, वो कैसे मुमकिन हो पाता है? वो इसलिए मुमकिन हो पाता है क्योंकि हमारे पास अच्छा इंटरनेट है, फ़ोन कॉल्स हैं, जिसके ज़रिए हम घर बैठे ही काम कर सकते हैं, हमें ऑफ़िस जाने तक की ज़रूरत नहीं है। तो वैश्वीकरण के क्या-क्या कारक हैं? परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी के कारण वैश्वीकरण इस लेवल पर सक्सेसफुल हो पाया है या संभावित हो पाया है। उसके बाद ये बोल रहे हैं विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण। उदारीकरण क्या होता है? उदारीकरण होता है छूट देना, छूट देना। तो विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश में किस प्रकार से छूट दी गई? हम भारत का एग्ज़ाम्पल लेके इस बात को समझेंगे। 1950 और 1960 के दशक में क्या था? सरकार ने बाधाएँ लगा रखी थी। किस प्रकार की वो बाधाएँ थी? वो बाधाएँ इस प्रकार की थी कि हम लोग व्यापार को अलाउ नहीं करते थे। हमारे हमने अपने दर इतने बढ़ा रखे थे आयात के कि कोई भी कंपनी भारत में कोई चीज़ लाकर बेचने से पहले 100 बार सोचती थी, उनको इतना फ़ायदा होगा ही नहीं क्योंकि आयात की दरें इतनी ज़्यादा थी, रेट उनको इतना ज़्यादा देना पड़ता था। लेकिन 1991 में भारत सरकार ने क्या सोचा? 1991 में भारत सरकार ने ये सोचा कि अब वो समय आ गया है जब भारत के बाज़ारों में प्रतिस्पर्धा देखी जाए, इसलिए उन्होंने ढील दी किसमें? विदेशी व्यापार में। विदेशी व्यापार में ढील देने से क्या बढ़ा? विदेशी व्यापार में ढील देने से विदेशी निवेश बढ़ा और ये सब किसके कारण हुआ? ये सब उदारीकरण के कारण हुआ, छूट देने के कारण हुआ, जहाँ पर व्यापार बाधाओं को हटा दिया गया, जिसे हम उदारीकरण भी बोलते हैं। व्यापार बाधाएँ हटी, तो आज के समय में हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं कि हम घर बैठे हुए कोई यूएस की कंपनी का भी सामान इस्तेमाल कर सकते हैं बिना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाए। ये सब उदारीकरण की वजह से मुमकिन हुआ है और यदि यदि 1991 में भारत सरकार ये फैसला ना लेती, तो आज के समय में हमें इतने ऑप्शंस गाड़ियों के, कपड़ों के, सारी चीज़ों के इतने ऑप्शंस ना मिल रहे होते। ये बोलते हैं विदेश व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? वही समझते हैं जो मैंने अभी बोला कि व्यापार बाधाओं को हटाना। ये इसमें आपको अपना विचार देना है कि सरकार क्या कर सकती है? आयात होने वाली वस्तुओं की संख्या सीमित कर सकती है, तो क्या चाइनीज़ खिलौनों को भारत सरकार को ये सीमित करना चाहिए? क्या इसका प्रयोग किया जाना चाहिए? क्या नहीं किया जाना चाहिए? अवरोधकों का कोटा अवरोधक जो है इसका प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए? ये सब आपस में आप डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन क्या है? विश्व व्यापार संगठन इस बात का ध्यान रखता है कि विश्व व्यापार जो है, विश्व व्यापार का उदारीकरण ज़्यादा से ज़्यादा हो। वो देखता है कि कोई भी देश ऐसा ना हो जो विदेशों से निवेश को या विदेशों से व्यापार को रोक रहा है, अपने बाधाएँ लगाकर या फिर आयात की दरें बढ़ाकर। ये कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ नियम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ भी हम इसे बोलते हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं डब्ल्यूटीओ के द्वारा और सभी देशों को इन नियमों का पालन करना होता है। इस वजह से क्या होता है? इस वजह से विदेशी निवेश प्रमोट होता है। आज के टाइम पे 164 देश इसका हिस्सा हैं। 164 देश हिस्सा हैं और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देशों के बीच आयात-निर्यात को देखता है। लेकिन कुछ नुकसान है, कुछ आलोचनाओं को फेस करना पड़ता है विश्व व्यापार संगठनों को कि जो विकसित देश हैं, डेवलप्ड देश जो हैं, उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन का हिस्सा होते हुए भी गलत तरीके से व्यापार बाधाओं को बनाए रखा हुआ है, जो कि गलत है। सिर्फ और सिर्फ विकासशील देशों पर ये बाधाएं दूर करने की मजबूरी है, जबकि जो विकसित देश हैं, उन्होंने बाधाएं वैसे की वैसी बना रखी हैं ताकि वो अपने बाजारों को बाहर की प्रतिस्पर्धा से बचाया जा सके। ये 2 इसके नुकसान हैं। उसके बाद वो क्या करता है? विकासशील देशों में कृषि पर जो सब्सिडी मिलती है वो बहुत कम है, लेकिन विकसित देशों में ज़्यादा से ज़्यादा कृषि सब्सिडी जारी है ताकि वो निर्यात ना करें,
निर्यात ना करें अपने कृषि प्रोडक्ट्स का। भारत जैसे विकासशील देश में कृषि सब्सिडी कम है, जबकि यूएस जैसे विकसित देश में कृषि सब्सिडी ज्यादा है, जिसकी वजह से किसान अपना निर्यात आयात निर्यात का हिस्सा ही नहीं बनते हैं। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म, कुछ आलोचनाएं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को फेस करनी पड़ती हैं, और ऐसा असल में होता है, ये सब हटके फेयर ट्रेड होना चाहिए। उसके बाद ये बोलते हैं कि आपके विचार से अधिकाधिक न्याय संगत व्यापार कैसे किया जा सकता है? विकसित देश और विकासशील देशों के लिए एक जैसे नियम हो। विकसित देश अपनी पावर का फायदा उठाकर अपने आप को ना बचाएं। बाजारों का एकीकरण समान रूप से हो पूरे विश्व में। अब हम बात करेंगे भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। वैसे तो मैंने सारे एग्जाम्पल्स भारत को केंद्रित करके ही दिए हैं, लेकिन हम अब स्पेसिफिकली भारत में वैश्वीकरण का क्या-क्या असर पड़ रहा है, उसे एक-एक करके देखेंगे। 1991 में भारत सरकार ने क्या किया था? व्यापार बाधाएं हटाई थी, उदारीकरण किया था। और उस उदारीकरण के बाद से बहुत सारी कंपनियों ने भारत में निवेश किया है। भारत में क्या हुआ है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा निवेश में वृद्धि हुई है। वो क्या करती हैं? या तो वो स्थानीय कंपनियों को खरीद लेती हैं, या वो छोटे व्यापारियों को काम दे देती हैं, या फिर वो जो छोटी-छोटी कंपनी है उनके साथ मिलकर काम करती हैं। इससे निवेश बढ़ा है। जैसे फोर्ड ने 1700 करोड़ का निवेश किया था, उसी तरह वैश्वीकरण से बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश भारत में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और क्या होता है? जो भारत की जो शीर्ष कंपनी है, भारत की टॉप कंपनी है, उनका उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उन्हें बाहर से टेक्नोलॉजी मिल रही है, नई-नई तकनीक मिल रही है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, उन्हें धन मिल रहा है ताकि वो और उच्च स्तर पर व्यापार कर सके, तो उसके उत्पादन मानकों में वृद्धि होती है। और क्या होता है? बहुत सारी भारत की भी ऐसी कंपनी है, जो विश्व स्तर पर भारत की कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरी हैं, एमएनसी बन गई हैं, जैसे टाटा, टाटा इंडस्ट्रीज है, जैसे इन्फोसिस है। इन सब के बारे में आपने सुना होगा। इन सब के बारे में अब सिर्फ भारत के देश ही नहीं, बाहर के लोग भी सुनते हैं। और क्या है? सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों के लिए नए अवसर हैं। जो ऐसी सेवा प्रदान करती हैं, कपड़े मैन्युफैक्चर करती हैं, उनसे अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी कपड़े मैन्युफैक्चर कराती हैं। जो पुर्जे मैन्युफैक्चर करती हैं, उनसे अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी पुर्जे मैन्युफैक्चर कराती हैं। तो सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों के लिए नए अवसर उभरे हैं। और भारत ने क्या किया है? विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए श्रम कानूनों में लचीलेपन की अनुमति दी है। पहले क्या होता था कि आपको फुल टाइम पूरे समय के लिए ही एक एम्प्लॉय को हायर करना होगा, एक श्रमिक को हायर करना होगा, जिससे क्या करती थी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिससे परहेज करती थी। वो बोलती थी कि हमें पूरा समय इतने लोगों की जरूरत नहीं है, हमें कुछ-कुछ समय में कुछ-कुछ लोगों की जरूरत है। तो आपकी विदेशी कंपनियों की सहूलियत के लिए और ताकि वो निवेश करें, भारत सरकार ने लचीलापन दिया, श्रम कानूनों में लचीलापन दिया। अब उतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है जितने पहले होते थे। और क्या किए गए हैं? विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन स्थापित किए गए हैं। स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स। इन स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स में क्या होता है? ये यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, विद्यालयों की, मार्केट्स की, इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही अनुकूल एनवायरनमेंट होता है। और साथ ही साथ जो कंपनी विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अपनी कंपनी को लगाएगी, अपनी इंडस्ट्री को लगाएगी, उसे 5 साल तक कोई कर नहीं देना पड़ेगा, कोई कर नहीं देना पड़ेगा, कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये किस लिए है? ये विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए। जब इतनी ढील दे दी गई है, तो अब और ज़्यादा बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में निवेश करने के लिए तैयार हैं। प्रतिस्पर्धा से भारत के लोगों को कैसे लाभ हुआ है? उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस मिले हैं। क्या और भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरना चाहिए? बिल्कुल उभरना चाहिए। इससे देश की जनता को ये लाभ होगा कि आपकी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था सुधरेगी। अर्थव्यवस्था क्या होगी? अर्थव्यवस्था सुधरेगी, और अर्थव्यवस्था सुधरेगी तो भारत की जनता को भी लाभ होगा। वो एमएनसी यदि बन जाएगी, तो व्यापार के और एम्प्लॉयमेंट के और ज़्यादा मौके जनता को मिलेंगे।
सरकारें विदेशी निवेश आकर्षित क्यों करती हैं? ताकि अर्थव्यवस्था सुधरे, ताकि वैश्वीकरण हो, भारत को विश्व में पहचाना जाइए। भारत के कुछ लोग स्थापना का विरोध करते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना करते हैं। ये आपको पता लगाना है ये लोग कौन हैं और इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। छोटे उत्पादक जो हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो हैं, भारत में ये जानकर आपको हैरानी होगी, मैंने पिछले प्रश्न में आपको ये बताया था पिछले अध्याय में कि कृषि सबसे ज़्यादा रोज़गार देती है। कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाले उद्योग हैं छोटे उद्योग। कृषि के बाद सबसे अधिक संख्या में श्रमिकों को रोज़गार कौन देती है? छोटे उद्योग। लगभग 20 मिलियन लोगों को रोज़गार दिया जाता है, लेकिन वैश्वीकरण ने क्या किया है? इन छोटे उद्योगों के लिए कॉम्पिटिशन बढ़ा दिया है। नई तकनीक विदेशों से आती है, तो भारत की जनता किसकी तरफ आकर्षित होती है? जो बाहर से चीज़ें आई हैं, उनकी तरफ आकर्षित होती है और प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है छोटे उद्योगों के लिए, तो उनका नुकसान हुआ है। कइयों का उनके साथ कोलैबोरेट करने से फ़ायदा हुआ है, तो बहुत सारों का नुकसान हुआ है। अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट हो गई है, अनिश्चित रोज़गार हो गया है। कैसे? क्योंकि पहले श्रम कानून बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन अब भारत सरकार ने क्या किया है? विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए श्रम कानूनों में ढील दी है और बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ लचीले ढंग से श्रमिकों को काम पे रखती हैं, तो उन्हें किसी सीज़न में रोज़गार मिलता है, किसी में नहीं मिलता है। अनिश्चित रोज़गार की सिचुएशन क्रिएट हो गई है, नौकरी की सुरक्षा में कमी आ गई है। तो वहीं जहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश से फ़ायदा हो रहा है, तो कुछ श्रमिकों को और छोटे रोज़गार के लोगों को नुकसान भी हो रहा है। हर एक सिक्के के 2 पहलू हैं, कुछ फ़ायदा है, तो कुछ इसका नुकसान भी है, जो कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। इसके बाद आपके एनसीईआरटी के प्रश्न शुरू हो गए हैं। सभी प्रश्नों को हम एक-एक करके अगले भाग में डिस्कस करेंगे और जो-जो हमने अब तक पढ़ा उसे दोहराएँगे। तब तक आप दोहराते रहिए, पढ़ते रहिए। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।